का लेक्चर जो है पॉलीसाइफोनिया में होने वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पर है। इसमें पॉलीसाइफोनिया इज ए मेंबर ऑफ रेड एल्गी ऑर्डर सिरामियल्स, फैमिली Rhodomylaceae and the genus is पॉलीसाइफोनिया। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रोडोफाइसी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल मिलती है, जिसमें जनरली गैमेटोफाइट के बाद 2 स्टेज स्पोरोफाइट की आती है और फिर वो गैमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 2 वाले स्पोरोफाइट को कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं और नंबर 3 वाले को टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं। तो कार्पोस्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर के रूप में के अंदर डेवलप होता है। उस स्ट्रक्चर को सिस्टोकार्प बोलते हैं, जो गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज यानी दोनों प्रकार के जनरेशन की सेल्स को मिलाकर बनता है और गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन के लिए सिस्टोकार्प गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रोड्यूस होगा और उसी पर रहेगा। तो सिस्टोकार्प क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उनसे बनता है। तो आज का लेक्चर इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को लेके है। हम जानते हैं कि रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल सेल नहीं होता है और इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मेशियम कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियम कहलाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर शॉर्ट ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होते हैं। उन शॉर्ट ब्रांचेस को हम ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव होगा तो मेल ट्राइकोब्लास्ट, फीमेल होगा तो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं, जो कि थैलस के यंगर रीजन्स पर स्पाइरली हर साल प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम कार्पोगोनियम की बात करेंगे। कार्पोगोनियम एक फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एक ट्यूब निकली होती है
यहाँ पर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इस प्रॉपर को हम कार्पोगोनियम और इस ट्यूब को ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा और जो सिस्टोकार्प है वो कैसे डेवलप करेगा, इसकी बात हम करते हैं। हम जानते हैं कि जो रेड एल्गी हैं वो उनका थैलस स्ट्रक्चर एडवांस टाइप का होता है और जो डेवलपमेंट है वो एपिकल सेल द्वारा होता है। ये एपिकल सेल अपने पीछे सेल बनाती है, रो ऑफ सेल्स, जो 3 सेल के बाद फिर लेटरली डिवाइड करने लगती है। यानी 3 सेल जब हो जाएगा तो ये वर्टिकल डिवीजन द्वारा 3 सेल में डिवाइड कर जाएगी और पेरीसेंट्रल सेल बनाएगी। जो ट्राइकोब्लास्ट है वो इसी लेटरल सेल से बनता है। जब ये लेटरल सेल डिवाइड करता है तो ये 2 या 3 बार डिवाइड करके इस प्रकार से रो ऑफ सेल्स बनाता है, जिसमें कम से कम 3 बेसल रो ऑफ सेल्स होते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से फॉग्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि एक ट्राइकोब्लास्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें से मिडिल वाली सेल, जो बेसल सेल है, उसमें से मिडिल वाली सेल ही फर्दर डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगी। लेकिन ये तीनों सेल वर्टिकली डिवाइड करके पेरीसेंट्रल सेल बनाते हैं। ये पेरीसेंट्रल सेल है, जिसमें से मिडिल वाली सेल एक अलग प्रकार की सेल बनाती है जिसे हम सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। यानी मिडिल जो एक्सियल सेल है वो एक्सियल सेल जो पेरीसेंट्रल सेल बनाएगी किस साइड में, एडएक्सियल साइड में, यानी इस साइड में जो एक्सिस की तरफ हो, वो सेल स्पेशल सेल होगी और क्या कहलाएगी, सपोर्टिंग सेल। ये सपोर्टिंग सेल, अब हम इसको जरा सा दूसरे स्ट्रक्चर में बना रहे हैं। ये एक मिडिल वाली एक्सियल सेल है और इसके साथ एक सपोर्टिंग सेल है जिसमें कि एक पिट कनेक्शंस है। ये सेल एक कार्पोगोनियल इनिशियल बनाती है। वो कार्पोगोनियल इनिशियल एक 4 सेल का एक घूमा हुआ फिलामेंट बनाती है।
4 सेल का एक घुमा हुआ फिलामेंट बनाती है, जिसकी आखिरी सेल कार्पोगोनियल मदर सेल कहलाती है। जो आखिरी सेल है वो कार्पोगोनियल मदर सेल कहलाती है, जो कि कार्पोगोनियम प्रॉपर होती है, और इस पूरे को हम कार्पोगोनियल फिलामेंट बोलते हैं। कार्पोगोनियल फिलामेंट, ये वही ट्राइकोगाइन है और ये कार्पोगोनियम है। इन द मीन टाइम ये जो सपोर्टिंग सेल है SC, सपोर्टिंग सेल अपने लेटरल साइड में 2 स्ट्राइल फिलामेंट बनाएगी, 2 सेल के लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट। जो कितने सेल बड़ा होगा? 2 सेल। और बेस की तरफ भी एक सेल बनाएगी जो बेसल स्ट्राइल फिलामेंट कहलाता है। भले वो एक ही सेल का है, लेकिन वो बेसल स्ट्राइल फिलामेंट कहलाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा बढ़ाएं तो बढ़ाएंगे जब, तो इस तरीके से एक और हमें इनिशियल मिलेगा, वो एक्सियल सेल। फिट कनेक्शंस हैं और इनके हमको पेरिफेरल सेल भी मिलेंगे। यानी इस प्रकार से ये पेरीसेंट्रल सेल है और इस प्रकार से इसका पेरीसेंट्रल सेल है। पेरीसेंट्रल सेल इधर भी होंगे। तो ये थोड़ा सा लेटर स्टेज का डेवलपमेंट है। अब इस अवस्था में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यानी क्या क्या है हमारे पास? एक कार्पोगोनियल फिलामेंट है, इट इज मेड अप ऑफ 4 कर्व्ड सेल्स। 2 लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट है, एक बेसल स्ट्राइल फिलामेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नियरली मैच्योर कार्पोगोनियम का है, जो अपरेटस उसका है। अब क्या होगा कि स्पर्मेशियम रिलीज होंगे स्पर्मेटेंजियम से, और चूंकि वो मोटाइल नहीं है इसलिए वाटर के करंट के साथ वो आएंगे और वो थोड़े फ्यूजी फॉर्म या सिकल सेल होते हैं, और एक आकर के ट्राइकोगाइन से फ्यूज हो जाएगा। ट्राइकोगाइन से जब फ्यूज हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियस इस नली में से होता हुआ कार्पोगोनियम के न्यूक्लियस के साथ बगल में आ जाएगा। तो अब ये डाइकैरियोटिक कंडीशन हो जाती है। डाइकैरियोटिक कुछ देर ऐसे ही रहता है, फिर ये फ्यूज होकर के एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहलाते हैं। तो इसके लिए अब हम इसका एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। या रहने दीजिए, दोबारा के बजाय मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो सपोर्टिंग सेल है ये अपने एपेक्स की तरफ, यानी यहां पर एक सेल काटेगी छोटी सी,
जो कि ऑक्सिलियरी सेल कहलाएगी और इसमें अपना एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। ये ऑक्सिलरी सेल कुछ, चूंकि वो कार्पोगोनियम के जस्ट बगल में होती है, इसलिए कुछ देर बाद कार्पोगोनियम से एक ट्यूब के द्वारा जुड़ जाती है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा इलाज करें तो ये कार्पोगोनियम एक ट्यूब के द्वारा, ऑक्सिलरी सेल एक ट्यूब के द्वारा इस कार्पोगोनियम से जुड़ गई है और इसी समय इसका जो ट्राइकोगाइन है वो जो है डीजनरेट करने लगता है। इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और एक यहीं रह जाता है और एक जो है ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है। डिवाइड करने के बाद एक वहीं रह गया, एक ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है और ऑक्सिलरी सेल का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो एक तरफ कोने में चला जाता है और फिर से और कुछ देर बाद डीजनरेट कर जाता है। तो जब डीजनरेट कर जाता है तो अब इसमें जो ऑक्सिलरी सेल है, अब इसमें एक ही न्यूक्लियस है, वो भी है डिप्लॉयड। इन द मीन टाइम क्या होगा कि जब ये कार्य हो रहा है, तो ये जो लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट थे ये बढ़ करके 4 से 10 फिलामेंट के रूप में बन जाते हैं। हालांकि इसको अगर हम वैसे बनाएं तो मान लीजिए तो ये यहीं पर घूम घूम के 4 से 10 फिलामेंट बना लेगा। ये जो बेसल स्ट्राइल सेल है ये भी एक सेल और बना लेता है, यानी अब ये 2 का हो जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये वाले 4 से लेके 10 तक हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमने यहाँ 6 बनाए हैं। ये फर्दर डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ जो पेरी सेंट्रल सेल हैं देखिए अभी क्या हुआ है कि सिर्फ डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑक्सिलरी सेल में आया है, लेकिन जो पेरी सेंट्रल सेल हैं वो इस प्रकार से दो लेयर्स में एक इन्वेलप बनाना शुरू करते हैं। ये भी पेरी सेंट्रल है और ये भी पेरी सेंट्रल है। ये लाइन इसलिए बना रहे हैं कि दिस शोज द पिट कनेक्शंस। तो ये जो एनवेलप बनता है ये 2 लेयर का होता है और ये बनना शुरू होता है, इधर से भी बनना शुरू होता है, सब तरफ से धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो ये कंडीशन तब होती है जब ऑक्सिलरी सेल बन चुकी होती है एंड इट एस्टैब्लिशेस इट्स कनेक्शन विद द कार्पोगोनियम, एंड आफ्टर दैट कनेक्शन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस मूव्स फ्रॉम द कार्पोगोनियम into the auxiliary cell। इसके बाद तो इसका रेप्लिका हमने यहाँ फिर से बनाया है फर्दर डेवलपमेंट दिखाने के लिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ये पोर्शंस हैं ब्लैक वाले और ब्लू वाले, ये सारे के सारे गैमेटोफिटिक सेल हैं। यहां पर डिप्लॉयड सेल सिर्फ ये रेड कलर का है,
ये जो डिप्लॉयड सेल है, सिर्फ बाकी जितने भी सेल हैं, ये ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ब्लैक है, ये सारे के सारे गैमेटोफिटिक सेल। मैंने इसमें से फिलामेंट नहीं बनाया है, क्योंकि अगर हम इसको बना देंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस पेरी सेंट्रल सेल में से जो फिलामेंट कवर कर रहा है उसे नहीं बनाया है। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद ये जो ऑक्सिलरी सेल है, अब ये फ्यूज होने लगेगी। किससे फ्यूज होने लगेगी? वो इस प्रकार सपोर्टिंग सेल से फ्यूज होने लगती है, और सपोर्टिंग सेल से फ्यूज होते होते ये बेसल एक्सियल सेल से भी फ्यूज हो जाती है, इन बेसल लैटरल स्ट्राइल सेल से भी फ्यूज हो जाती है, और इस प्रकार से एक ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पूरा फ्यूजन स्ट्रक्चर बन जाता है ये वाला। ये पूरा हिस्सा अब फ्यूजन सेल बन गया, जिसे हम अभी इनिशियल स्टेज में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटल इनिशियल। प्लेसेंटल इनिशियल या इसे एलिमेंट। फिर ये देखिए कि इसी वक्त ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट थी, ये श्रिवल करने लगती है, डिजनरेट कर जाती है, और इसका फर्दर कोई योगदान इस प्लेसेंटल एलिमेंट को बनाने में नहीं होता है। तो ये प्लेसेंटल एलिमेंट पूरा इस प्रकार से सारे लेटरल सेल्स को, जो स्ट्राइल थे, सपोर्टिंग सेल को और एक्सियल सेल को, जो सेंट्रल वाला सेल है, उसको मिला करके एक प्लेसेंटल एलिमेंट बना रहा है। इसी बीच प्लेसेंटल एलिमेंट जब बन रहा है तो ये पूरा का पूरा, जैसे हमने 2 लेयर बनाई है, तो ये पूरा का पूरा चारों तरफ से एक अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर, अर्न माने थोड़ा सा घड़े ऐसा, एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके ऊपर एक ऑस्टियोल होता है, और ये यहां इस तरह लगा हुआ है। तो अब फर्दर इसमें क्या होगा, अगर हम इसे यहीं मिटा दें और फिर से बनाएं, तो एक प्लेसेंटल एलिमेंट बन जाएगा, जो इस तरीके से सिनसाइटियम है पूरा पूरा बेस पर। तो ये जितना भी पोर्शन है, ये सब ऑक्सिलरी सेल से मिला हुआ है। अब ये ऑक्सिलरी सेल क्या करेगी? इसमें से कुछ फिलामेंट्स काटेगी, ये फिलामेंट के इनिशियल्स हैं, जो बाद में कुछ और सेल्स कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट का, एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, यानी बहुत फैला हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसमें बाहर की तरफ यानी जो टर्मिनल सेल है वो थोड़ा सा कोनिकल सेल होते हैं, यानी इनके अगर हम टर्मिनल सेल बनाएं तो वो आकार में कोनिकल होंगे, और कार्पोस्पोरेंजियम कहलाएंगे। कोनिकल सेल है वो इस प्रकार है, और कार्पोस्पोरेंजियम कहला रहा है। इसका जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, वो डिप्लॉयड है। जो इसके अंदर डिप्लॉयड था ऑक्सिलरी सेल वाला, वही डिवाइड रीडिवाइड करके इसमें फैल जाता है, और अपना खाना इन्हीं सेल से लेता है जिनसे वो फ्यूज हुआ था, और इन सारे सेल्स में पहुंच वही डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ये जो कॉम्पैक्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? गोनिमो ब्लास्ट
फिलामेंट्स। और ये जो टर्मिनल सेल है ये क्या है, कार्पोस्पोरेंजियम। ये कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर, कार्पोस्पोरेंजियम के जो डिप्लॉयड था, कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर इस प्रकार से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला एक स्पोर डेवलप हो जाता है। ये क्या है, कार्पोस्पोर। ये स्पोर इसमें से रिलीज होता है और ऑस्टियोल के थ्रू यहां से बाहर चला जाता है एक एक करके। जो ऑस्टियोल है यानी यहां से बाहर निकलेगा। अगर हम इसे ही देखें तो हमें यहां पर क्या दिखाई देगा, एक फ्यूजन प्लेट सी दिखाई देगी जो कि एक प्लेसेंटल एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे कार्पोस्पोरेंजियम दिखाई देंगे और जिनमें से कार्पोस्पोर बाहर आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार टायर्ड अवस्था में यानी स्तरीय अवस्था में हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। तो ये क्या है, जो इसका खोल है वो सब हैप्लॉयड उससे बना है, केवल जो रेड में बनी हुई चीज है वही डिप्लॉयड है। यानी जो सिस्टोकार्प है वो इटसेल्फ कार्पोस्पोरोफाइट नहीं है। ये जो हमने सिस्टोकार्प बनाया, ये सिस्टोकार्प किसका बना है, हैप्लॉयड सेल का, और इसके अंदर डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट है, वो जितना रेड में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा इसे कवर कर लेगा, इधर वाले भी कवर कर लेंगे। ये जितने सेल हैं ये सारे हैप्लॉयड हैं और ये जितना ग्रीन और रेड हिस्सा है ये सारा का सारा कार्पोस्पोरोफाइट है। तो सिस्टोकार्प क्या है, एक तरीके का फ्रक्टिफिकेशन है, फ्रूट तो नहीं कह सकते बट एक फ्रक्टिफिकेशन है जिसके अंदर सेकेंड जनरेशन यानी कार्पोस्पोरोफाइट जो है स्थित होता है, प्रोड्यूस होता है और उसी में ही रहता है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट में रहता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं जो पॉलीसाइफोनिया में होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस फाउंड इन पॉलीसाइफोनिया, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और प्लस इसका एक जो डायग्राम आपकी किताब में दिया हो, यानी ये एक साइड, ये एक ब्रांच है, उसके बाद इस प्रकार से पॉलीसाइफोनस स्ट्रक्चर बनाते हुए आप ये दिखा दें कि ये जो है पोर्शन, ये एक सिस्टोकार्प है जो जो लेटरल अपेंडेज के रूप में निकला रहता है और यंगर ब्रांचेस के ऊपर पाया जाता है। तो दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया। थैंक यू।